साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल के बारे में हमने ब्रीफ वीडियो बनाना 20 जुलाई से शुरू किया है और वीडियो पोस्ट किए हैं जिसमें हमने कई ऐसी जानकारियां दी है जो किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगी, लेकिन उन्हीं बातों को छोटे वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाए। महत्वपूर्ण बात इस वीडियो की यह है कि सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल क्या है, पोर्टल रजिस्ट्रेशन क्या है, क्या क्या दस्तावेज लेकर जाने हैं, कहां जाकर आवेदन करना है और कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि सहारा इंडिया से जुड़ी हुई सोसाइटियां सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव, स्टार मल्टीपर्पज, सहारियन और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों के लिए 18 जुलाई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया, जहां पर इन सोसाइटी के निवेशकों को अपने क्लेम रजिस्टर्ड करने हैं और वहां पर प्रत्येक व्यक्ति को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो और इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और सहारा सीआरसी पोर्टल को लॉगिन करके अपनी डिटेल भरते हुए एक फॉर्म की प्रिंट आउट निकलेगी। उस प्रिंट आउट को निकालकर अपना फोटो लगाकर और उस पर अपना सिग्नेचर करके उसको अपलोड करना है। इसके लिए आपको अपने नज़दीकी ई मित्र जाना है, सीएससी सेवाओं पे जाना है जहां पर हाई इंटरनेट की सुविधा हो ताकि अच्छी तरीके से आपका काम हो सकता है। यहाँ पर याद रखने की आपको ये जरूरत है, केवल और केवल सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव, स्टार मल्टीपर्पज, हमारा इंडिया और सहारियन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो निवेशक है केवल वही आवेदन कर सकते हैं। सहारा क्यू शॉप, क्यू गोल्ड मार्ट, इसके अलावा रियल एस्टेट, हाउसिंग या अदर जो भी कंपनियां हैं उनके लिए यह पोर्टल नहीं है। उनके लिए जब भी कोई अपडेट आएगा हमारे द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है और ऐसी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर आगे भी दी जाएगी जिससे आप सुन सकते हैं और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन भी कर सकते हैं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे चैनल पर आती रहती है। धन्यवाद। सहारा सीआरसी पोर्टल के संदर्भ में एक सवाल जो बार बार आ रहा है वो सवाल ये है कि सर एक से अधिक सोसाइटी में निवेश है, अलग अलग सोसाइटी में निवेश है, लेकिन निवेश सहारा क्रेडिट में है, स्टार मल्टीपर्पज में है, हमारा इंडिया में है और सहारियन में है और मेंबरशिप नंबर भी बहुत ज़्यादा है, अकाउंट भी अलग अलग है, ज़्यादा अकाउंट है, तो एक ही आवेदन होगा या अलग अलग आवेदन होंगे, क्या करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा, एक व्यक्ति के नाम पे चाहे चारों सोसाइटी में निवेश हो, 2 सोसाइटी में निवेश हो या 3 सोसाइटी में निवेश हो, एक बार आधार कार्ड लॉगिन करने के बाद आपको चारों सोसाइटी का आवेदन एक साथ करना है और एक ही लय में करना है। पहले आप सहारा क्रेडिट, स्टार मल्टीपर्पज, हमारा इंडिया जो भी आपके रेगुलर बॉन्ड है आप उनको जमा कीजिए, एक साथ स्कैन करके उनको अपलोड करके आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है और यदि कोई डॉक्यूमेंट आपका चूक जाता है तो अभी फिलहाल पोर्टल पर एडिटिंग की कोई सुविधा नहीं दी हुई है, न उसको आप वापस आप ओपन कर सकते हो जो आपके लिए दिक्कत का कारण बन सकता है। इसीलिए पहले से तैयारी कर ले और एक अच्छी तैयारी के साथ नजदीकी सीएससी या ई मित्र पे जाकर आप अपना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा के अपना क्लेम सबमिट कर सकते हैं और जो दावा नंबर और जो फॉर्म मिलता है उसके प्रिंट आउट को आप संभाल के रखें आगामी प्रक्रिया के लिए। धन्यवाद। सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल के मैटर में वैसे तो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे काफी जानकारी दी है, उसके बावजूद भी, जानकारी देने के बावजूद भी कमेंट में बार बार ये सवाल आ रहा है कि सर यदि आधार कार्ड का नाम हमारे बॉन्ड के नाम से मिसमैच नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत अंतर है, तो ऐसी अवस्था में यदि हमारा नाम में अंतर है, हमारे डेट ऑफ बर्थ में अंतर है और हमारे पते में अंतर है तो क्या हम आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल श्योर, आप 100% आवेदन कर सकते हैं क्योंकि जब आधार से आप लॉगिन करेंगे तो वो डाटा जो उठाएगा वो तो आपके आधार कार्ड का उठाएगा, लेकिन आपके बॉन्ड्स के अंदर यदि अलग से नाम आ रहा है, जन्म तारीख आ रही है या ऐसी कोई डिटेल आ रही है तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट निकलेगी उसमें आप नीचे एक घोषणा पत्र अपनी तरफ से पेन से लिख कर दे सकते हैं कि जो अंतर आया वो मैं एक ही व्यक्ति हूं, यानी कि मैं राम प्रसाद शर्मा
मेरा आधार कार्ड में नाम है, सहारा के बॉन्ड में मेरा नाम केवल राम प्रसाद अंकित किया गया है, ये दोनों नाम एक ही है। ऐसा ही मामला आप जन्म तारीख के रूप में दे सकते हो, पते में दे सकते हो, और आप चाहो तो 50 रुपए के स्टाम्प पर इसका शपथ पत्र बनाते हुए आप जो घोषणा पत्र निकल रहा है, जो डिटेल निकल रही है, उसके साथ पीडीएफ बनाकर उसको अटैच करते हुए आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल पर दिए जाते रहते हैं। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और पहली बार सुन रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें और जनहित में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल लॉन्च हुआ। निवेशकों के सामने एक ही समस्या है कि सर इसमें डेथ क्लेम का ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम डेथ क्लेम कैसे पेश करें। हो सकता है कल के बाद एडिट हो जाए, एडिटिंग हो जाए, पोर्टल अपडेशन हो जाए और ये व्यवस्था हो जाए, लेकिन फिलहाल ये व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी अवस्था में हम क्या कर सकते हैं, या फिर आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो माइनर बच्चों का किया है, 18 साल से कम बच्चों का, तो ऐसे रूप में गार्जियन के रूप में हम आवेदन कैसे करें। तो सीधी सी बात है, डेथ क्लेम के मैटर में जो नॉमिनी है, जो उत्तराधिकारी है, वह अपने आधार कार्ड से लॉगिन करेगा। आधार कार्ड से लॉगिन करने के बाद वह सारी डिटेल को फिल करेगा। सारी डिटेल को फिल करने के बाद जब प्रिंट आउट निकलेगी तो उस प्रिंट आउट के साथ वह 50 रुपए का स्टाम्प शपथ पत्र इस रूप में निष्पादित करके पोर्टल पर अपलोड कर सकता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु, जो खाता धारक है, उनसे मेरा ये रिश्ता था, इनकी मृत्यु इस तारीख को हो चुकी है, डेथ सर्टिफिकेट भी संलग्न किया जा रहा है जिसे रिकॉर्ड पर लिया जाए, और मैं इनका विधिक वारिसान हूं और बतौर विधिक वारिसान मैं ये डेथ क्लेम पेश कर रहा हूं। वही अगर आप गार्जियन के रूप में अप्लाई करते हैं, बच्चों के गार्जियन के रूप में अप्लाई करते हैं, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि इस राशि का निवेश मेरे द्वारा किया गया था अपने बच्चों के भविष्य को लेकर। चूंकि बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम है, ऐसी अवस्था में यह आवेदन मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है और बैंक डिटेल भी मेरी प्रस्तुत की जा रही है। तो इस प्रकार का शपथ पत्र बना सकते हो और उस शपथ पत्र के साथ बच्चे का जो आधार कार्ड हो या उसका जो स्कूल सर्टिफिकेट हो जिसमें डेट ऑफ बर्थ आ रही है, आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं, जिसमें रिलेशन के रूप में आपका फादर या मदर के रूप में आपका नाम अंकित हो। तो इस तरीके से आप डेथ क्लेम में किससे संबंधित और आप गार्जियन के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। यदि इस कंडीशन में आप गार्जियन के रूप में अप्लाई कर रहे हैं या डेथ क्लेम के रूप में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपका खुद का भी निवेश है, तो ऐसी अवस्था में शपथ पत्र में आपको इस चीज को जोड़ना पड़ेगा कि उस आवेदन पत्र के अंदर सीरियल नंबर 1 से 5 तक, यानी कि जहां तक आपके नाम का निवेश है वो जानकारी आपको देनी है, और 6 नंबर से लेकर इस नंबर तक जो इन्वेस्टमेंट है वह गार्जियन के रूप में या डेथ क्लेम के रूप में यह जानकारी देनी है आपको, और यह जानकारी देते हुए आप आवेदन कर सकते हैं। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि अपने निजी ज्ञान और अनुभव के आधार पर आपको एक अच्छी जानकारी प्रोवाइड कर पाए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही अपडेट वीडियो हमारे द्वारा पोस्ट किए जाते रहते हैं। धन्यवाद। सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल के मैटर में वैसे तो हमने कई वीडियो पोस्ट किए हैं, लेकिन कई लोगों का जवाब है कि सर हमारा इन्वेस्टमेंट MIS के अंदर है, शेयर के रूप में है, तो हम कैसे आवेदन करें। साथ ही ये कि हमारी परिपक्वता अवधि पूरी नहीं हुई है, कुछ डॉक्यूमेंट की हो चुकी है, तो क्या हम आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्चुअली सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि पोर्टल के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट डेट पूछी जा रही है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट पूछा जा रहा है। ये नहीं पूछा जा रहा है कि मैच्योरिटी डेट कब है या मैच्योरिटी अमाउंट आपका कितना होगा। वो जो भी कैलकुलेशन है वो उनका सिस्टम या सॉफ्टवेयर करेगा। ऐसी अवस्था में यदि आपका MIS है तो आप MIS की राशि और MIS किस डेट को आपने किया था इन्वेस्टमेंट, वो डिटेल मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह परिपक्वता अवधि पूरी नहीं भी हुई है तो ऐसी अवस्था में आप उसका आवेदन कर दीजिए, और परिपक्वता अवधि पूर्ण हो चुकी है उनको आप प्राथमिक स्तर पर ऊपर रखें। तो फिलहाल CRC द्वारा कोई ऐसी गाइडलाइन जारी नहीं की गई कि जिनकी मैच्योरिटी नहीं हुई है वह आवेदन नहीं कर सकते। तो ऐसी अवस्था में आप अपने MIS का और अपनी परिपक्वता हो चुकी है उसका भी, और परिपक्वता नहीं हुई है, मैच्योरिटी नहीं हुई है, उन बॉन्ड का भी आवेदन कर सकते हो। लेकिन ये याद ध्यान रखना है, यदि आपका चारों में से जितनी भी सोसाइटी का आपका इन्वेस्टमेंट है उसका अप्लाई आपको एक साथ करना है, इसमें आपको भूल नहीं रखनी है।
और इस मामले में एक चीज और विशेष रूप से कहूंगा, यदि आपने MIS में इन्वेस्टमेंट किया है और आपको कोई MIS के मंथली इंस्टॉलमेंट दी गई है तो आपको उसका जिक्र भी उस एप्लीकेशन में करना पड़ेगा, उसका कॉलम बना हुआ है। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी। वीडियो पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही अपडेट हमारे द्वारा दिए जाते रहते हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सहारा CRC रिफंड पोर्टल के बारे में एक सवाल घूम घूम के वापस कमेंट बॉक्स में लिखा जा रहा है कि सर हम परिपक्वता राशि कैसे लिखें। परिपक्वता राशि लिखने का तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, सहारा CRC रिफंड पोर्टल के अंदर केवल इन्वेस्टमेंट डेट और इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिखना है। आपकी इन्वेस्टमेंट डेट के आधार पर जब आपका फाइनलाइज मैटर होगा तब इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया जा सकेगा। यानी कि फिलहाल आपको न तो इन्वेस्टमेंट डेट न तो आपको मैच्योरिटी की डेट लिखनी है, न मैच्योरिटी का अमाउंट लिखना है। इसका मतलब क्लियर है, परिपक्वता हुई है या नहीं हुई है, आप आवेदन कर सकते हैं और आपको परिपक्वता राशि और मैच्योरिटी डेट लिखने की आवश्यकता कतई नहीं है। इस बात को ध्यान रखें और इसी प्रकार के अपडेट हमारे इसी YouTube चैनल पर दिए जाते रहते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को आप शेयर करें, और साथ ही ऐसे अपडेट हमारे द्वारा दिए जाते रहते हैं। इसी कारण कह रहे हैं, जो भी अपडेट आएगा हमारे इस चैनल पे पोस्ट होगा और वो आप तक पहुंचे, उसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद। विगत एक दशक से सहारा के निवेशकों को उनकी राशि का भुगतान नहीं हो रहा था, और इसी बात को लेकर देश के कई निवेशकों ने देश की विभिन्न उच्च न्यायालय के अंदर रिट याचिकाएं पेश की, लोक अदालतों में गए, स्थायी लोक अदालतों में गए, सिविल कोर्ट में दावे किए, कंज्यूमर कोर्ट में दावे किए, FIR दर्ज कराई, कई में चालान पेश हुए, कई में FR पेश हुई, कई कानूनी कार्रवाइयों के रिजल्ट आए, और इनके चलते कई लोगों ने और कानूनी कार्रवाइयां की जो आज की तारीख में ट्रायल पर चल रही है और उनका डिसीजन नहीं आया। वहां निवेशकों का सवाल है कि सर हमने कानूनी कार्रवाई की है, हमारे पक्ष में रिजल्ट आया या नहीं आया, ट्रायल चल रही है, कोई भी बात हो, लेकिन क्या हमें पोर्टल पर आवेदन करना चाहिए? तो यहां हमारा जवाब होगा जी हां, आपको सहारा CRC रिफंड पोर्टल पर आवेदन करना चाहिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कराना चाहिए, क्योंकि यह जो हो रहा है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में हो रहा है। ऐसी स्थिति में यदि आप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं और कल आपने जो ऑर्डर प्राप्त किया उस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन में जाते हैं, कंटेम्प्ट प्रोसेस में जाते हैं, तो कल आपको दिक्कतें ये आएगी। जब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में CRC रिफंड पोर्टल बना तो क्या आपने वहां आवेदन किया? यदि आपने आवेदन किया और उसके बाद भी आपको एक निश्चित समयावधि में राशि का भुगतान नहीं हो पाया तो आपका आगे का मामला सुना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उन तमाम लोगों से जिन्होंने हाई कोर्ट में रिट फाइल की, स्थायी लोक अदालत गए, कंज्यूमर कोर्ट गए, FIR दर्ज करवाई, या जिनके मामले अभी भी चल रहे हैं, उन्हें पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। उनके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने से उनके किसी केस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और कल के बाद उनके लिए एक दस्तावेजी साक्ष्य और तैयार हो जाएगा कि उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर और CRCS के निर्देशानुसार अपने क्लेम प्रस्तुत किए थे। और ऐसी अवस्था में कल यदि आपको आपकी राशि का भुगतान नहीं हो पाता है तो आपने जो भी क्लेम याचिकाएं भेजी, आपने जो भी रिट्स फाइल की, आपने जो भी कंज्यूमर स्थायी लोक अदालत की कार्रवाइयाँ की, उसके अंतर्गत आपको रिलीफ मिलने की पूरी उम्मीद रहती है। यही कारण है कि हमारा तमाम लोगों से ये हमारा सुझाव रहेगा कि आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार के अपडेट हमारे इसी YouTube चैनल पे दिए जाते हैं। चैनल पे नए हैं तो हमें लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सहारा CRC रिफंड पोर्टल के बारे में नॉमिनी से जुड़े मामले पर हमारे पास कुल 3 सवाल आए। पहला सवाल ये कि सर डेथ हो चुकी है, बतौर नॉमिनी अप्लाई करना चाहता हूं, कैसे करें? कोई दिक्कत नहीं है, आप आवेदन कर दीजिए, शपथ पत्र बना दीजिए
मृत्यु प्रमाण पत्र लगा दीजिए और शपथ पत्र में हवाला दे दीजिए कि खाता धारक से मेरा रिश्ता ये था, इनकी मृत्यु इस तारीख को हो चुकी है, मैं इनका विधिक वारिसान हूं और मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है और विधिक वारिसान के रूप में मैं अप्लाई कर रहा हूं। दूसरा सवाल ये है कि सर नॉमिनी 2 है, तो दोनों में से कौन अप्लाई करे, ये आप तय कीजिए। और दूसरे जो नॉमिनी है उनका शपथ पत्र ले लीजिए कि मैं मेरे भाई के पक्ष में या जो दूसरा नॉमिनी है उसके पक्ष में यह शपथ पत्र निष्पादित करता हूं कि सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल के अंतर्गत यह आवेदन कर सकते हैं। और हमारे पिता जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनमें हम दोनों नॉमिनी थे, हम विधिक उत्तराधिकारी है और विधिक उत्तराधिकारी में आवेदन करने के लिए मैं मेरे दूसरे जो नॉमिनी अपॉइंट किए गए हैं, जो रिश्ते मेरे ये लगते हैं, मैं इनको अपॉइंट कर रहा हूँ और वह दूसरा व्यक्ति आवेदन कर सकता है। अब तीसरा सवाल थोड़ा अलग है, वो यूं है कि सर जीवित व्यक्ति है उस पर नॉमिनी क्लेम कैसे करें। जवाब आपको मिल गया होगा। नॉमिनी तब यूज में आता है जब मेन व्यक्ति जीवित नहीं रहता है, मेन खाता धारक की मृत्यु हो चुकी है, उसी दशा में नॉमिनी क्लेम कर सकता है। यदि मुख्य खाता धारक जीवित है तो ऐसी अवस्था में कोई भी नॉमिनी अप्लाई नहीं कर सकता है विदाउट डेथ सर्टिफिकेट, विदाउट एफिडेविट। ऐसी अवस्था में केवल और केवल उस जीवित व्यक्ति के नाम पे ही अप्लाई करना होता है। अगर वो बिस्तर में है, उठने की कंडीशन में नहीं है, तो भी आप उनके मोबाइल पे जो OTP वगैरह आता है उसके आधार पर उनसे आवेदन करा सकते हैं। उनके सिग्नेचर, उनके थंब लगाकर आप उसको अपलोड करके आवेदन कर सकते हैं। तो जीवित व्यक्ति के मामले में नॉमिनी अप्लाई नहीं कर सकता है। हमारे बेस्ट नॉलेज और जो हमारा अनुभव है उसके आधार पर हम हमारी जानकारियाँ आप तक साझा करते हैं। इसी प्रकार के अपडेट हमारे YouTube चैनल पे दिए जाते हैं। तो यदि आपको उचित लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें जनहित में, ताकि हर व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंचे जो इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल के मैटर में चूंकि आधार कार्ड से लॉगिन हो रहा है और आधार कार्ड से लॉगिन होने पर आपके आधार पहले से जिस बैंक के साथ जुड़े हुए हैं वह उस बैंक को उठा रहा है। ऐसी अवस्था में कई लोगों के सामने ये दिक्कत आई कि उनके 2 से अधिक बैंक खाते थे, तो उस बैंक खाते को अटैच कर लिया जो बैंक खाता ही बंद है। हमारे एक व्यूअर का फोन आया कि सर हमारे तो एयरटेल बैंक को ले लिया, एयरटेल का जो पेमेंट बैंक है उसको ले लिया। तो यहाँ पर वास्तव में ये तकनीकी समस्या है, इस बारे में आपको अपना कंफर्मेशन पहले करना चाहिए। यदि आपका हाल ही में खाता बंद हुआ है और आपने पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है तो आप उस खाते को वापस चालू करा सकते हो, उसके नॉर्मल जो चार्जेस है वो आप पे कर सकते हो। लेकिन यदि आपने पोर्टल पे लॉगिन नहीं कराया है तो पहले, यदि आपके 2-3 खातों के अंदर आधार कार्ड लिंक है तो पहले दूसरे बैंक खातों से अपने आधार को डीएक्टिवेट कराएं और जहां पर आप जिस बैंक को लेना चाहते हैं वहां अपना आधार एक्टिव कराएं। उसके लिए बैंक जाना पड़ेगा, बैंक को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, अन्यथा मुश्किल आ सकती है। और ऐसी कोई गलती हो जाती है तो इस मैटर में शिकायत पृष्ठ बना हुआ है, अपने दावा संख्या के साथ आपकी क्या कंप्लेंट है आप लिख के भेज दो और आप उसमें एडिटिंग करने का अनुरोध करो। आगे जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि आफ्टर 45 डेज जो भी प्रोसेस होता है उसमें जब भी आपको इंटीमेशन आएगा उस समय देखा जाएगा कि आगे क्या अपन कर सकते हैं। इसी प्रकार के अपडेट हमारे YouTube चैनल पे दिए जाते हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सबसे बड़ी बात, एक बात और बताऊंगा मैं आपको कि आपने मोबाइल से आधार कार्ड भी आपका लिंक है और बैंक अकाउंट भी लिंक है, लेकिन वह जो आधार कार्ड है उसमें आपका नंबर तो लिंक है लेकिन आपका नंबर दूसरे भी जो आपके फैमिली के नंबर है उस पर लिंक है। तो ऐसी अवस्था के अंदर यदि वो OTP जनरेट कर रहा है और प्रत्येक व्यक्ति के आधार कार्ड पे अलग लॉगिन कर रहा है तो कोई इश्यू नहीं है। इसीलिए जो मुख्य व्यक्ति है उसका आवेदन पहले कर दो। सेकेंडरी अगर उस दूसरे व्यक्ति का आधार कार्ड आप लॉगिन करते हो, दिक्कत आती है तो वहां पर आपको मोबाइल नंबर चेंज करने की जरूरत है। तो इसको आप ट्राई करेंगे तो उसके आधार पर आपको मालूम पड़ेगा कि आपको मोबाइल नंबर दूसरे आधार कार्ड के अंदर चेंज कराने की आवश्यकता है या नहीं है। धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण सवाल, सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल लॉन्च हुआ। सीआरसी रिफंड पोर्टल पर आवेदन कौन कर सकता है? क्या आपके डॉक्यूमेंट ले जाकर कोई भी तीसरा व्यक्ति आवेदन कर सकता है? क्या आपके एडवोकेट आवेदन कर सकते हैं? क्या कोई तीसरा व्यक्ति आपसे
फीस लेकर वो क्या सीआरसी पोर्टल पर आवेदन कर सकता है? क्लियर जवाब सुने। सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल पर वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसके नाम पर इन्वेस्टमेंट है। अगर वो व्यक्ति नहीं रहा, उनकी डेथ हो चुकी है, देहांत हो चुका है, तो ऐसी अवस्था के अंदर उनका नॉमिनी, उनका उत्तराधिकारी आवेदन कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने फर्म के नाम पर इन्वेस्टमेंट किया है तो ऐसी अवस्था में उस फर्म का जो प्रोप्राइटर, डायरेक्टर या जो भी पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है वह आवेदन कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने बच्चों के नाम पर इन्वेस्टमेंट किया है और उनकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो ऐसी अवस्था में बतौर गार्जियन, बतौर संरक्षक उनके माता पिता आवेदन कर सकते हैं। और डेथ क्लेम के मैटर में, गार्जियन के मैटर में संबंधित शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल मार्कशीट, वह जो घोषणा पत्र निकलता है उसके साथ अटैच करके अपलोड किया जा सकता है। कहने का मतलब आवेदन वही व्यक्ति कर सकता है जो उन बॉन्ड का हितबद्ध व्यक्ति हो, क्योंकि जब बॉन्ड की जो भरने के बाद जो एक 2 पेज का फॉर्म निकलता है, हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट ज्यादा हो, 3 पेज निकले, 4 पेज निकले, उस पे उस व्यक्ति का सिग्नेचर होगा, उस व्यक्ति के नंबर पे ओटीपी आएगा। यही कारण है कि कोई तीसरा व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकता है। आवेदन वही व्यक्ति कर सकता है जिसके नाम पे इन्वेस्टमेंट हो, या वह उनका गार्जियन हो, या फिर वह नॉमिनी के रूप में उत्तराधिकारी हो और मुख्य पार्टी का निधन हो चुका हो। तो अप्लाई वही व्यक्ति कर सकता है। उसी व्यक्ति को सीएससी पे जाना पड़ेगा या नजदीकी ई मित्र पे जाना पड़ेगा जहां इंटरनेट की अच्छी सुविधा है। तो कोई तीसरा व्यक्ति जो कि आपका संबंधी नहीं है वह इस मामले में आवेदन नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको खुद ही जाना होगा। साथियों, ये मेरा एक महत्वपूर्ण वीडियो है। वैसे तो इस वीडियो की जानकारी मैं पहले 20 जुलाई के पहले वीडियो में सारा सीआरसी रिफंड पोर्टल के बारे में दे चुका हूं, लेकिन फिर भी आज इस बात को वापस रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कई निवेशकों की कमेंट्स है। और वो कमेंट्स क्या है जो आप भी जानना चाहते हो। क्या 10,000 ही मिलेगा? क्यों 10,000 ही मिलेगा? कब मिलेगा? क्या पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के पश्चात यदि मेरा 1 लाख रुपया है और अभी मुझे 10,000 ही मिले और भविष्य में अगर मुझे राशि नहीं मिली तो क्या मैं क्लेम कर पाऊंगा? 86,000 करोड़ लौटाने हैं, 5,000 करोड़ से क्या होगा? तो आगे भी क्या पैसा आएगा? क्या सभी का भुगतान होगा? क्या पोर्टल पर डिमांड करने वालों को पैसा मिलेगा? ऐसे तमाम सवाल हमारे फेसबुक, यूट्यूब पोस्ट जो हुई है उनके कमेंट्स में आए और अब जवाब दे रहा हूं आपके कमेंट्स का। और एक बात और कहूंगा कि जितना भी जवाब या जो भी सुझाव या जो भी हमारे वीडियो में बताया जाता है वह हमारे बेस्ट नॉलेज और हमारे ज्ञान के ऊपर आधारित है। तो ये हमारा सुझाव, सलाह या हमारी ओपिनियन होती है जो हम आपके सामने रखते हैं। अब बात करते हैं मुद्दे की कि पोर्टल का लाभ निवेशकों को कैसे मिलेगा। फिलहाल पोर्टल पे यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति आवेदन करेगा उनको 10,000 रुपए का प्रारंभिक भुगतान 45 दिन के अंदर दे दिया जाएगा। अब बात यह होती है कि पूरे इंडिया के अंदर यह बात मानी गई है कि 12 करोड़ निवेशक, 12 करोड़ निवेशक, लेकिन हमारा कहना यह है कि पोर्टल पे बमुश्किल 3 करोड़, 3.5 करोड़ या शायद इतने भी क्लेम फाइल नहीं होंगे। क्यों? इसके पीछे कारण है कि 12 करोड़ निवेशक जो है एक ही घर के 5-5, 6-6 लोगों का इन्वेस्टमेंट है और उन 5-6 लोगों का इन्वेस्टमेंट भी सारा क्रेडिट में भी है, स्टार मल्टीपर्पज में भी है, हमारा इंडिया में भी है, सारियन का भी है। यानी कि एक घर में एक व्यक्ति के नाम पर 2-2, 3-3 इन्वेस्टमेंट है। अब इन सब का आवेदन एक ही होगा।
एक आधार कार्ड पे एक व्यक्ति का यदि 4 सोसाइटी में जमा है तो भी एक ही आवेदन होगा। दूसरी बात यह हुई कि कई कानूनी लड़ाइयों के अंदर जिन्होंने प्रारंभिक लड़ाइयां लड़ी उन निवेशकों को पैसा मिल गया। जिनका छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट है 2000, 5000, 10,000, 20,000, वो तो भूल के बैठ गए, उन्होंने मान लिया पैसा डूब चुका है, अब माथाफोड़ी करनी नहीं है। कई ऐसे निवेशक हैं जिनका करोड़ों रुपया जमा है, करोड़ों रुपया। यह भी संभव है। हमारे एक यूट्यूब फॉलोअर ने हमारे कमेंट्स में लिखा कि सर हमारे यूपी के कई धनाढ्य लोगों का पूरा काला पैसा लगा हुआ है, पूरी ब्लैक मनी लिखी हुई है। तो जाहिर सी बात है वो लोग पोर्टल पर आएंगे ही नहीं, वो लोग पोर्टल पे आएंगे ही नहीं। अगर इस तरीके को आप ध्यान से समझ रहे हैं आप मेरी बात को, तो जिनका इन्वेस्टमेंट करोड़ों में है वह निवेशक पोर्टल पे अप्लाई करेंगे नहीं कि आ बेल मुझे सिंह मार, ऐसा वो करने वाले नहीं है। वो पोर्टल पे आवेदन करेंगे ही नहीं। छोटे अमाउंट, बिल्कुल छोटा अमाउंट है, वो पोर्टल पे आवेदन करेंगे नहीं। कई निवेशक ऐसे हैं जो केवल मेंबर्स है लेकिन उनका 100 रुपए के मेंबरशिप का जमा है, बाकी राशि जमा ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से 3 करोड़ लोग भी अप्लाई नहीं करने वाले। अब जब 3 करोड़ लोग ही अप्लाई करेंगे तो 5,000 करोड़ की राशि आई है। तो आज की तारीख में सहारा सेवी विवाद के अंदर और भी तो राशि पड़ी हुई है। इस 5,000 करोड़ के निस्तारण के बाद अभी सहारा को जरा भी तकलीफ नहीं आनी है। बाकी का पैसा भी सरकार ने अगर पहल की है और ये पहल अच्छी चली, जनता का समर्थन मिला, तो वो राशि और आएगी। अगर उससे राशि का भुगतान होता है तो जब सरकार इतना कुछ कर सकती है, बरसों से चल रहे सहारा सेवी विवाद को निपटा सकती है, 18 डिपार्टमेंट को मुंह पर उंगली रख के चुप करा सकती है कि वह जनता जनहित में बोले नहीं, तो सहारा के से भी पैसा वसूल करना सरकार जान सकती है। तो हमारा मानना है ऐसी अवस्था में कुछ समय जरूर लगेगा, निवेशकों को उनकी राशि का, पूरी राशि का भुगतान हो जाएगा। अब यदि आप मेरे वीडियो को पूरी तरीके से समझ पाए हैं तो इस बात को अच्छी तरह समझ पाएंगे कि मेरे इस शब्द का मकसद क्या है कि आपको पोर्टल पर आवेदन करना चाहिए। आप खुद देखिए, अभी तो पोर्टल 18 तारीख को लॉन्च हुआ है, 2-3 दिन तो बंद रहा। आप खुद देख लीजिए, 1 महीने के अंदर लोग पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करा रहे, वो छोड़ दीजिए, कितने लोग दावा अप्लाई कर रहे हैं वो देखिए आप, और आप पाएंगे कि हमारे बात में कितना दम है कि जहां 12 करोड़ इन्वेस्टर कहा जाते हैं वहां पर 2.5-3 करोड़ से अधिक इन्वेस्टर जो है पोर्टल पे अपलोड नहीं करेंगे। और पोर्टल पे जो अपलोड करेंगे वो एक डाटा एनालिसिस होगा सरकार के पास कि कितने निवेशकों को कितनी राशि देनी है। तो सरकार को उस बारे में ही सोचना है और उस बारे में ही क्लेम फाइल करना है। यानी कि अभी तक पोर्टल लॉन्च होने के बाद भी जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है उस कैलकुलेशन के हिसाब से भी देखा जाए तो अभी तक 5,000 करोड़ की राशि तक अभी पोर्टल पहुंच नहीं पाया है। वहां तक पहुंचने में भी पोर्टल को पूरा महीना या 1.5 महीना लग जाएगा। यानी कि अभी तो 5,000 करोड़ की राशि तक के क्लेम तक पोर्टल पहुंच ही नहीं पाया है। तो आप सोचिए कि जब स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोर्टल लॉन्च किया, देश के अखबारों की खबर बना, हर यूट्यूबर ने अपने इस मामले को उठाया, हर नेशनल न्यूज चैनल ने उठाया, हर सहारा अभिकर्ता अपने निवेशकों को मोटिव कर रहा है कि आप पोर्टल पे अप्लाई करो, हर यूट्यूबर कह रहा है कि आप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराओ। फिर भी अब तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कितने हैं? हो सकता है तकनीकी समस्या आ रही हो, 50% अभी तक लोग जो जा रहे हो निराश हो क्या है वो नहीं कर पा रहे, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि काफी लोग कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से पोर्टल का लाभ प्रत्येक निवेशक को मिलेगा, इसीलिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराए। 86,000 करोड़ जो आप गिन रहे हो, मानता हूं उतनी राशि होगी, लेकिन मेरा यह भी मानना है खुले रूप से मानना है कि अगर 3 करोड़ निवेशक भी अप्लाई करते हैं तो ये 86,000 करोड़ की राशि नहीं आएगी, बहुमुश्किल राशि आएगी 25-30,000 करोड़ की। और कुल मिलाकर इतनी राशि तो आज की तारीख में सहारा सेवी विवाद के अंदर से सरकार ले आएगी। बाद में और भी रास्ते हैं, उन रास्तों को इंप्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन मेरी बात को आप
तसल्ली से, गहराई से सुनिए और ऐसे ही अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल पर तथ्यों के आधार पर पेश किए जाते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही अपडेट आपको मिलते रहे तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि प्रत्येक अपडेट हमारा द्वारा इसी यूट्यूब चैनल पर दिया जाता रहता है। और छोटे छोटे वीडियो हमारे इस चैनल पे हैं जिनको आप सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल के मैटर में आप देख सकते हैं, जो 20 जुलाई के बाद पोस्ट हुए। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। जनहित में आप इसे शेयर करेंगे और प्रत्येक निवेशक से कहूंगा, उसने चाहे क्लेम भेजे हो, हाईकोर्ट में कार्रवाई की हो, स्थायी लोक अदालत गए हो, कंज्यूमर कोर्ट गए हो, कोई भी कार्रवाई की हो, आपको 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 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, देर नहीं करानी चाहिए। और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने से संबंधित कोई भी तकनीकी समस्या आ रही है तो प्रत्येक तकनीकी समस्या का जो वीडियो है वह हमारे द्वारा 28 जुलाई को पोस्ट किया गया है। कल 28 जुलाई का जो वीडियो है हमारा, जिसमें हमने 51 सवालों के जवाब दिए हुए, उन 51 सवालों में आपकी हर समस्या का समाधान हमने बताया हुआ है। उसको जरूर सुने, आपके हर सवाल का जवाब उस वीडियो में मौजूद है। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे, ऐसे अपडेट मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। सहारा इंडिया सीआरसी रिफंड पोर्टल में कई लोगों को दिक्कतें इस कारण आ रही है कि या तो उनके एजेंट्स ने उनको बॉन्ड ही नहीं दिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, या उनके बॉन्ड ऑफिस में रह गए, या कोई घटना हुई कि उनके डॉक्यूमेंट चोरी हो गए, मिस हो गए, XYZ जो भी कारण है। अब ऐसी अवस्था में वह लोग क्लेम कैसे करें? यदि आपके पास डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी उपलब्ध है तो आप आवेदन कर सकते हैं, फोटोकॉपी को आप अपलोड कर सकते हैं और साथ में एक शपथ पत्र बनाकर अपलोड कर सकते हैं कि किस वजह से आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिस हुए। क्या उसमें आपने कोई FIR दर्ज कराई तो उस FIR को भी आप अटैच कर सकते हैं, आप उसका विवरण भी दे सकते हैं। लेकिन यदि आपके डॉक्यूमेंट ही मिस हो गए, आपके पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक आध भी रसीद है, तो आप उस मेंबरशिप नंबर के आधार पर आप अपना क्लेम पेश कर सकते हैं। जो जानकारी है वो जानकारी दीजिए, बाकी जानकारी के लिए आप शपथ पत्र बनाइए कि हमारे बॉन्ड इस कारण से उपलब्ध नहीं होने के कारण हम बॉन्ड अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी संपूर्ण जानकारी सहारा के साइट पे, उनके सर्वर पे मौजूद है, जिसे उनसे तलब की जानी चाहिए। और एक अनुमानित अमाउंट आप लिख सकते हैं कि आपका अनुमानित अमाउंट कितना है। और एक चीज़ और है, यदि आप चाहें तो नज़दीकी सहारा ऑफिस अगर खुला हो तो वहाँ जाकर स्टेटमेंट ले सकते हैं, उस पर सील लगा के सिग्नेचर करा सकते हैं और डॉक्यूमेंट की तरह आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, तो कोई आपको आपत्ति नहीं आनी है। तो ये तरीका है जिस तरीके को आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखिए, शपथ पत्र एक महत्वपूर्ण चीज़ है, उसे बड़े अच्छे तरीके से आप बनाकर अपनी बात को आप CRC के सामने रख सकते हैं। इसी प्रकार के अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पर दिए जाते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सहारा CRC रिफंड पोर्टल के बारे में हमारे वीडियो अपलोड होने के बाद कई साथियों के कमेंट्स आए हैं और वो ये है, मुख्य रूप से 2 कमेंट है कि पोर्टल रजिस्ट्रेशन तो कर दिया किंतु सबमिट भी हो गया, लेकिन क्लेम दावा संख्या नंबर हमको नहीं मिले। हम वापस लॉगिन कर रहे हैं तो ऑलरेडी क्लेम सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा है, तो क्या करूं? दूसरा सवाल यह है कि सर हमने क्लेम सबमिट तो कर दिया लेकिन कुछ बॉन्ड रह गए और उनका क्या करूं? तो देखिए, आपने दावा सबमिट कर दिया और आपको क्लेम नंबर मैसेज नहीं आया और आप वापस लॉगिन कर रहे हैं तो ऑलरेडी सबमिटेड आ रहा है, तो कोई इशू नहीं है। आपने जिस तारीख को जितने बजे रजिस्ट्रेशन किया है, आप अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर लिख के आप शिकायत पृष्ठ में जाकर आप शिकायत पोस्ट कर दीजिए। और वैसे भी वेरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर जब अगली बार आपको मैसेज आएगा तो उसमें आपका क्लेम रेफरेंस नंबर जो है, आपका दावा संख्या, वो आपको लिखा हुआ आएगा, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप रीलॉगिन करते हैं और ये आता है कि आप क्लेम सबमिट कर चुके हैं तो आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात यह कि कुछ बॉन्ड रह गए, ये तो आपकी गलती है, आपको ऐसा करना नहीं था, क्योंकि पोर्टल पे अभी 1 टाइम
अप्लाई हो रहा है और प्लस उसमें एडिटिंग का या एडिट करने का या कुछ नया ऐड करने का कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। तो आप इसी आधार पे अपनी भी कंप्लेंट दावा नंबर के साथ आप मैसेज कर दो कि मैंने पोर्टल पे लॉगिन किया, मेरा दावा नंबर ये है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि मेरे कुछ बॉन्ड बाकी रह गए, तो इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है। और वो कंप्लेंट जब आप फाइल करते हो उसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। आफ्टर 45 डेज के अंदर जब भी वेरिफिकेशन होता है उस समय आप अपनी शिकायत उनको बता सकते हो और अपनी बात को उनके सामने रख सकते हो। लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले से अच्छी तैयारी कर लीजिए। कोई भी बॉन्ड चुके नहीं, चारों सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट है तो एक साथ एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्रेशन होगा, बार बार नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार के अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल पे दिए जाते हैं। चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको आए। धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण सवाल जो कई निवेशक साथियों द्वारा पूछा जा रहा है, सर सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल की लास्ट डेट क्या है? जानना चाहते हैं आप लास्ट डेट क्या है? तो सुनिए, सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल 18 जुलाई 2023 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया और देश के तमाम निवेशकों से यह कहा गया कि फिजिकल रूप से दस्तावेजों का वेरिफिकेशन संभव नहीं है, इसीलिए आपको अपने आधार कार्ड और बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराते हुए आपको पोर्टल पर लॉगिन करना है। 2-4 दिन तो पोर्टल चला ही नहीं और अभी भी स्थिति यह है कि पोर्टल प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है और पोर्टल लॉन्च हुए 10 दिन से ऊपर का समय हो चुका है। इसी कारण कई निवेशक इस तनाव में है कि सर सीआरसी की लास्ट डेट क्या है, पोर्टल की लास्ट डेट क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मौका निकल जाए और हम रह जाए। क्योंकि कई लोग विदेश गए हुए तो वहाँ पे वो बाहर है, कई लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ हैं वो वापस आ नहीं पाए, कोई हॉस्पिटल कारणों से परेशान है, कोई किसी और कारण से परेशान है, तो किसी को अपने कुछ डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए वो जानना चाहते हैं कि सर सीआरसी की लास्ट डेट क्या है। तो सुनिए, सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल की लास्ट डेट अभी निर्धारित नहीं की गई है, यानी कि कोई लास्ट डेट डिसाइड नहीं की गई है। पोर्टल पर जब पर्याप्त मात्रा में आप दावा प्रस्तुत हो जाएंगे तो हो सकता है कुछ समय के लिए पोर्टल बंद किया जाए जानकारी के साथ में, लेकिन अभी सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल की कोई लास्ट डेट डिसाइड नहीं की गई है। आप चाहे जब आवेदन कर सकते हैं, लेकिन हमारा सुझाव ये रहेगा आप देर न करें, जितना जल्दी करना चाहे उतनी जल्दी देर न करें और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सीआरसी पे अपना पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करा दें, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार के अपडेट हमारे YouTube चैनल पर दिए जाते रहते हैं। आगे भी जो अपडेट आएगी हम इसी चैनल पर देंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।